हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी राजपुर। आज हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का एमसीक्यू प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। इस चैप्टर में हम 80 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण को क्या कहते हैं? तो वो है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका होगा मिट्टी, डी नंबर। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? किसी ठोस में बाहर की ओर 2 उभरे गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बिंब का अवतल दर्पण बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, डी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट के परावर्तन सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट के परावर्तन के सतह होता है अवतल दर्पण। 7वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश में निर्वात की चाल क्या होती है? तो प्रकाश में निर्वात की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कि ए ऑप्शन इसका सही है। 9 नंबर प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? जैसा कि 1 नंबर प्रश्न हम बताए थे, इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। 10 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? यहाँ मिसिंग है, प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। 11 नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यानी कि स्थिर अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है। स्थिर अपवर्तनांक वो उसका हो जाएगा sin i बटा sin r, है ना, sin i बाई sin r। ये ऑप्शन इसका सही है। 13 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला चौथा प्रश्न है, वस्तु के छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में होता है? वस्तु के छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण। 15 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आभासी। उत्तल दर्पण में आभासी और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा बी, आभासी प्रतिबिंब। 16 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनती है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा प्रकाश कहलाता है, यानी बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 18 नंबर, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है समतल दर्पण। जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगला है 19 नंबर प्रश्न, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो आर बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी बोली है तो हम जानते हैं आर बराबर 2f। तो यहाँ से हम f बराबर क्या लिखेंगे? r/2, यानी कि 40/2। काट देंगे तो कितना जाएगा? 20। ये सेंटीमीटर में है इसलिए इसका आंसर 20 सेंटीमीटर होगी। सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर होता है। तो मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। ए इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता, मतलब कि बहुत सारे लेंसों से बने हुए एकल लेंस की उपयोगिता किसमें क्या आता है? तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। सी बी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो उत्तल दर्पण में बनने वाली बिंब की प्रकृति होती है आभासी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर है, तेल लगा कागज होता है, मतलब कि तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तो ये होगा पारभासक, है ना? पारभासक होगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ा होगा। काल्पनिक और बड़ा होगा। 26 नंबर प्रश्न है, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? 1 मीटर होती है। जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उस लेंस का क्षमता को हम क्या कहते हैं? डायोप्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, यदि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हो तो I बराबर R, मतलब आपतन कोण को I से दिखाते हैं और R को परावर्तन कोण दिखाते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसी FM मतलब मीटर, किसी FF मतलब फोकस दूरी, तो किसी FM के फोकस दूरी से लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, और यहाँ ब्रैकेट में दिया है m, तो यहाँ m लिखेंगे।
इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर, इसका ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने, मतलब कि सामने रखना होगा, मतलब किसके उत्तल दर्पण के किसके सामने रखना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2F1 पर। दरअसल यहाँ उत्तल दर्पण नहीं, यहाँ उत्तल लेंस होगा, है ना, मिस्टेक हो गया यहाँ पर लिखने में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, 30 नंबर, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। तो मोटर गाड़ी का पार्श्व यानी कि साइड मिरर, तो साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है, बताइए आप लोग। तो साइड मिरर उत्तल दर्पण का बना होता है। अगला है हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, यानी कि स्थिर अनुपात से हम यह अपवर्तनांक इनका निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है अल्कोहल का अपवर्तनांक, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1.33, यानी अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है। 33 नंबर प्रश्न है एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा। आगे है 34 नंबर प्रश्न है द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो द्वि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है 35 नंबर, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो इसको हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। आगे है 37 नंबर, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, यानी कि P बराबर -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं P बराबर 1/f, है ना। P का मान यहाँ पर निकाला जा रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे P बराबर 1/f, यानी कि इसका मान दिया -5 बराबर 1/f, और जब यहाँ से 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा f गुना -5 बराबर 1, तो f बराबर -1/5। दरअसल ये -1/5 आएगा, और 1/5 को अगर हम भागते हैं तो 20/100 यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन सही है। यानी कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है 2D, मतलब कि डी फॉर डायोप्टर। तो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस, यानी कि P का मान 2D दिया हुआ है, वाले लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f का मान पूछा है, तो f बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/p, यानी कि 1/2, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना 0.5, और 5 मीटर में आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा
0.20 गुना 100 बराबर करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 0.5 हो गया यहाँ, 0.5 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर इसमें माइनस होना चाहिए था, ये गलत मिस्टेक हो गया है, तो 38 का ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है लेंस की क्षमता, 39 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायऑप्टर होता है। अगला है 40 नंबर प्रश्न, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस, समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटाकर रखे गए हैं, तो यह युग्म किस लेंस की तरह काम करेगा? उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो ये काम करेगा अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। सॉरी, इसका आंसर मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, कांच के आयताकार सिल्ली की तरह होना चाहिए, ये हमारा सही होगा, ये गलत है ना, ये सही है हमारा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम रहती है, यानी कि बीम वहाँ रहेगी जहाँ करंट, तो ये देखिए यहाँ पर समझते हैं फोकसांतर के अंदर, यानी कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है बीम को, तो एक कैसा बनेगा? 42 का ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। दरअसल काल्पनिक को हम आभासी भी कहते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? अनंत पर जब कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो आप किताब लोग पढ़ करके समझ सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न है 44 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों में पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से किस लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हमारे आंखों में उत्तल लेंस होती है, तो कहाँ कहाँ उत्तल लेंस है? यहाँ है और यहाँ है, बस क्या है इसमें से उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये तीनों में उत्तल लेंस है, लेकिन जो सबसे कम होगा यानी कि सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, जिस उत्तल लेंस का फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर होगा उसके लिए वो आसान होगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण है पहले अपवर्तन बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 46 नंबर है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने माध्यम के होते हैं? तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल के सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर देंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर, माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग बदलना क्या कहलाता है? यानी कि माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाता है? जब किसी माध्यम जैसे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश के वेग को क्या कहेंगे हम? तो प्रकाश के वेग को हम अपवर्तन कहेंगे, यानी कि जब माध्यम बदलता है तो उसका अपवर्तन होता है। टॉर्च से 48 नंबर प्रश्न है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से किस प्रकार
टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। 49 नंबर प्रश्न है, पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाती है, इसका क्या कारण है? पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाती है, तो इसका क्या कारण है? इसका है अपवर्तन। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है क्योंकि इसका कारण है? तो इसका आंसर भी अपवर्तन हो जाएगा। मतलब कि जब पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देने लगता है तो हम समझ जाएंगे कि ये इसका अपवर्तन हो रहा है। अगला प्रश्न है 51 नंबर, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र। मतलब कि देखने में जब हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में जब लगाते हैं तो दूर की वस्तुओं को हम आसानी से छोटे छोटे करके देख सकते हैं। आगे है आवर्धन। 52 नंबर प्रश्न है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बदलता है कि इसका क्वेश्चन होगा, आवर्धन का ऋणात्मक मान बदलता है, कब बदलता है? जब वह वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है ना। जब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है तो आवर्धन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण। ये इसका सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में कैसे होते हैं? सघन होते हैं, विरल होते हैं, या पहले माध्यम का घनत्व अधिक होता है फिर दूसरे माध्यम का घनत्व कम होता है? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देखिए प्रकाशिक सघन। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा और उसके तुलना में कम अपवर्तनांक वाले के अगर साथ तुलना करते हैं तो अधिक अपवर्तनांक सघन कहलाता है। 55 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, अपवर्तनांक को म्यू से दिखाया जाता है और इसमें प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश के वेग को हम सी कहते हैं। तो बताइए इसका स्थिरांक क्या होगा? तो इसका स्थिरांक हो जाएगा म्यू इंटू सनलाइट, प्रकाश का वेग, यानी कि स्थिरांक म्यू इंटू सी स्थिरांक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। 56 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी का तो 2f, इस तरह से फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2, यानी कि त्रिज्या से आधी होगी। अगला प्रश्न है 57 नंबर, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा c बटा v, अपवर्तनांक बराबर निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर। अगला प्रश्न है 58 नंबर, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं। मतलब कि रोगियों के नाक, कान और गले की जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ए ऑप्शन सही है। 59 नंबर है, सूर्य के आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो ये बताए थे समानांतर प्रकाश पुंज होता है। 59 का सी ऑप्शन सही है। 60 नंबर प्रश्न है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है?
तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 61 नंबर प्रश्न, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी या दूर हट जाएगी। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, सॉरी, यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश के साथ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है। इसका ऑप्शन बी होगा। अगला है 62 नंबर प्रश्न, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है। मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरणें धीमी हो जाती है तो इसका झुकाव अभिलंब से दूर होती है, अभिलंब के समांतर या अभिलंब की ओर। तो इसका हो जाएगा अभिलंब की ओर झुकती है। देखिए अभी इसका उल्टा प्रश्न था ऊपर में। अगला प्रश्न है 63 नंबर, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो वह है नियमित। अगला है 64 नंबर, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को किसी समतल दर्पण में देखने पर वह कैसा मालूम होता है, तो वह कैसा मालूम होगा, वाह के जैसा, वाह। देखिए इस तरह से, यानी कि सी इसका आंसर सही है। 65 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ऋणात्मक। 66 नंबर है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है तो इसका हो जाएगा धनात्मक। 66 का बी होगा इसका आंसर। अगला है 67 नंबर, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी किसमें ली जाती है, तो बिंब की दूरी चिन्ह परिपाटी से हम धनात्मक कर लेते हैं। 67 का धनात्मक मेरे ख्याल से गलत है, ऋणात्मक होना चाहिए। इसका आंसर ऋणात्मक होगा, सी। अगला है 68 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देखना होगा, हवा, जल, शीशा और हीरा। दरअसल ये सवाल है किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, तो इनमें से जो विरल माध्यम होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो शीशा, हीरा, जल, इनमें से कोई नहीं होगा, हमारा हवा होगा। हवा विरल माध्यम है इन सभी की तुलना में, जल, शीशा और हीरा की तुलना में हवा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हवा। अगला प्रश्न है 69 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला है अवतल दर्पण के प्रकरण में किस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के आवर्धन होगा। किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के आवर्धन होगा तो इसका हो जाएगा ऋणात्मक। ये ऑप्शन इसका सही है। 71 नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन इसका होगा, तो इसका आवर्धन भी कितना नंबर प्रश्न है, 71 नंबर, तो इसका आवर्धन होगा
धनात्मक। ए इसका सही उत्तर है, ए इसका सही हो जाएगा। आगे है 72 नंबर, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है? सॉरी ये सब हो चुका था, फिर से हम देखते हैं कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। तो 72 का हो जाएगा उत्तर लेंस, मिस्टेक हो गया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे है 73 नंबर प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पार्श्वीय दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? मतलब कि गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी। पहले बताए थे वायु का अपवर्तनांक यानी कि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1.0003 होता है, 1.0003 होता है। अगला प्रश्न है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 75 नंबर है, केरोसिन का अपवर्तनांक, केरोसिन मतलब केरोसिन तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो केरोसिन तेल का अपवर्तनांक 1.44 होगा, ये 1.44 यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 76 का, जल का अपवर्तनांक कितना होगा? तो जल का अपवर्तनांक होगा 1.33 यानी कि डी इसका ऑप्शन सही है, डी होगा इसका ऑप्शन 1.33। आगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक होता है 1.63 यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 78 नंबर, क्राउन कांच का अपवर्तनांक यानी कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का अपवर्तनांक 1.52 यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे है 79 नंबर, तारपीन का तेल का अपवर्तनांक कितना होता है? तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 यानी कि ए इज द राइट आंसर। 80 नंबर है, खनिज नमक का अपवर्तनांक, खनिज नमक का अपवर्तनांक कितना होता है? देखिए इसका ऑप्शन मिसिंग है, पर इसका आंसर हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.54 इसका ऑप्शन नंबर। आप बी मान ले या सी मान ले या डी मान ले, इसका ऑप्शन मेरा मिस्टेक हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.54। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और कहीं कुछ मिस्टेक होगा तो आप इसे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक है, मैं उसका सुधार करूँगा। धन्यवाद। जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए आप लोग, और मुझे सपोर्ट कीजिए।